हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ऑलरेडी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पे पार्ट 2 जो है हमारा फिनिश होने वाला है। आज लास्ट क्लास है आपकी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर मैं आप लोगों से एयर पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबी अपनी क्लासेस चल रही। रॉ वाटर इंजीनियरिंग से हमने स्टार्ट किया और उस पानी को हमने आज कल लास्ट जो है हमने उसको जो है अपना ड्राइंग बेड के ऊपर भेज के हमारा जो रॉ वाटर इंजीनियरिंग प्लस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग था वो कंप्लीट करा लिया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो आपका लास्ट पार्ट है वो आपका आता है ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो है आप लोगों के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द क्लासेस। आप जो है पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए, बिकॉज आपको है मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहले मैं दो थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज एयर पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्लस की क्लासेस के ऊपर मेरा जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। प्लस पे जो है मेरे स्ट्रक्चर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। द टाइम विल बी सेम 8 to 9 PM। ओके, इसके अलावा स्पेशल सेशन के अंदर मैं आप लोगों को जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वहाँ पे बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, प्लस पे जाके आप सर्च ऑप्शन में अविनाश झा लिखेंगे, अविनाश JHA झा, तो आप लोगों को मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं ताकि जो आपको नई क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि जो आपका टेलीग्राम पेज है मेरा अविनाश लाइव, उसके ऊपर मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ्स, ठीक है, आज की क्लास के बाद मैं आपको सारी पीडीएफ जो आपकी पेंडिंग है वो सारी पीडीएफ्स आज अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? जो लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया हो, काफ़ी लंबी क्लासेस चली हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, और आज जो है हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे मूव कर गए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ सकें। फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं वो फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन हो सके और हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कल हमने बात कर ली थी आपके ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। वेरियस टाइप ऑफ योर ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, रोटेटिंग बायोलॉजिकल चैम्बर, या फिर मैंने बात करी आपसे सेप्टिक टैंक थी। तो मैंने आप लोगों से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर ली थी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सस्पेंशन दैट इज योर बायोमास इज। अगर आपका बायोमास है वो सस्पेंडेड में है तो उसको बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, और अगर वो किसी मीडियम पे है तो उसको बोलेंगे अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, आई थिंक वो सब चीज़ आपको क्लियर होगी। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा है तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, रिवीजन से ही आपका जो है यहाँ पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। क्लियर है ये चीज़? शुरू करें आज की क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स कौन कौन सी होती है अर्थ के ऊपर और कितनी कितनी डिस्टेंस पे होती है वो हमारे अर्थ से। ठीक है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करूँ मैं, द नियरेस्ट एटमॉस्फेयर दैट इज द लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। द नियरेस्ट टू द अर्थ लेयर इज troposphere, which is around 0 to 10 kilometers from the surface of the earth. Next is your stratosphere, which is around 10 to 30 kilometers from the top of the earth's surface. Next is mesosphere, 30 to 50 kilometers. Next thermosphere, 50 to 400 kilometers, and greater than 400 kilometers will be the exosphere. मतलब सबसे पहले क्या हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, TSM THX। ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसको इस तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा था एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नियरेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो क्या हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्सोस्फेयर। क्लियर है चीज? दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बात कर लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। कि बायोस्फीयर इज दैट जोन इन विच ऑल थ्री, दैट इज योर लिथोस्फीयर,
जो आपका अर्थ सरफेस होता है, हाइड्रोस्फीयर दैट इज योर वाटर, एंड एटमॉस्फेयर दैट इज योर एयर मीट्स विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर वो जोन होता है जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो है एक जगह पे आपका मीट करता है एंड इट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ। ओके, बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट्स इन सच अ कंसंट्रेशन एंड फॉर सच ड्यूरेशन दैट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द लाइफ इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, वन और मोर कंटामिनेंट्स हो आपके आपके एयर के अंदर, वन और मोर कंटामिनेंट्स हो सच कंसंट्रेशन के साथ, इतने कंसंट्रेशन के साथ, एंड फॉर सच ड्यूरेशन सच दैट इट स्टार्ट्स द अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसकी जो है लाइफ को अफेक्ट करने लग जाती है जब वो कंसंट्रेशन, दैट कंसंट्रेशन विल लेड टू द एयर पोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर एयर पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूटेंट्स को ब्रॉडली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकंड इज योर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन विल बी द प्राइमरी वन एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, कौन कौन से आपके एयर पोल्यूटेंट्स प्राइमरी होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी होते हैं, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियर है चीज, बायोस्फीयर एयर पोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं आपके। ठीक है, चलिए बात करूँ मैं आपसे एयर पोल्यूटेंट्स की। तो एयर पोल्यूटेंट्स आपके मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला होता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड इज योर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस तरह से आपके जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होंगे, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से जो आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, लेड एंड हाइड्रोकार्बन, ये आपके आते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर। कौन कौन से हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा आ गया आपका, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा होगा, तो आपका जो है यहाँ पे वन और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से मिलकर बना होगा। ठीक है, वन और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से मिलकर बना होगा, वन और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से मिलकर जो कंबाइन होकर बनेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा, इसके अंदर H2SO4, ओजोन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए। ओजोन जो है आपका, ओजोन जो है आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है, दैट इज O3 इज योर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ओके, ओजोन इज योर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। फॉर्मेल्डिहाइड्स, PAN आर अदर टाइप ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्लियर है जी, these are the types of air pollutants that are mainly present in the air surface. Okay, अब बात कर लेते हैं हम कि 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब क्या होता है और इसके डिफरेंट कंडीशंस बात कर लेंगे। फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लूम्स कौन से होते हैं, प्लूम्स क्या होता है, स्टैक्स क्या होता है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, when one or more 1 degree air pollutants react with water in the presence of sunlight it leads to the formation of 2 degree pollutants। ठीक है, जब आपके मैंने बात की आपके 2 डिग्री पोल्यूटेंट दैट इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं आपके, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो जो है आपके 1 डिग्री एयर पोल्यूटेंट्स, जब आपके जो 1 डिग्री एयर पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, वो जब आपका वाटर के साथ प्रेजेंस होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है, आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन होता है। Dispersion of the air pollutant in the atmosphere depends upon the prevailing wind, temperature and pressure condition। जो आपकी prevailing wind condition है, temperature है और जो आपका pressure condition है environment का, उस पर डिपेंड करेगा आपका dispersion of air pollutants। ठीक है, चलिए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिए विद इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल एयर, टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल एयर डिक्रीजेज अबव द अर्थ सरफेस एंड द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द हाइट इज टर्म्ड एज लैप्स रेट। ठीक है,
आपका जैसे कि आपका ये सरफेस हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है, सपोज ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर में जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करते हैं, व्हेन हाइट इज इंक्रीज टेम्परेचर इज डिक्रीज, ठीक है, द रेट एट विच दिस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड एनवायरमेंट लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसको इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर मूव होने पे आपका जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को जो है डिफरेंस आता है, ठीक है। जब हम हाइट के साथ इंक्रीज होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो उसमें क्या होता है आपका जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन द हाइट इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। The rate at which temperature of parcel of air pollutants decreases with the increase in height above the earth surface is called adiabatic lapse rate। दूसरा होता है adiabatic lapse rate, जो आपका एयर पार्सल है जिसके अंदर आपके जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, वो जो है आपका जब हाइट जब उसकी इंक्रीज होती है तो उसका जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है, दैट इज जो आपका टेम्परेचर वहाँ पे आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट किसका हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स का या फिर पार्सल ऑफ एयर का, और आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट किसका हो जाएगा, योर एनवायरमेंट या फिर जो आपकी नेचुरल एयर है उसका, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। इट इज टेकन टू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर फॉर वेट प्रोसेस, ठीक है। बात कर रहे हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट की, that value will be equal to 6 degree centigrade per kilometer for wet processes, for wet process, and it is equals to 9.8 degree centigrade per kilometer for your dry processes, okay। These are the two values for the wet and dry process depending upon the relative magnitude of ELR and ALR, following type of environmental conditions are defined। जो आपका environmental lapse rate है और आपका जो adiabatic lapse rate है, इसके बीच में जो रिलेशन रहेगा विच वैल्यू शुड बी ग्रेटर विच वैल्यू इज लेसर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो इन्वायरमेंटल है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, जिसको हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। In this type of system in which pollutant remain warmer than the air surrounding it, hence rising air pollutants keeps on rising into the atmosphere and vice versa, which may cause destruction in the stratosphere. This type of system is called super adiabatic lapse rate। मतलब जो आपका जो है पार्सल ऑफ एयर है, पार्सल ऑफ एयर है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज यहाँ पे लेस है एज कम्पेयर टू योर एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मतलब एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है आपका वो लेस होगा जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट से, तो क्या होगा कि जो पार्सल ऑफ द एयर है वो वार्मर रहेगा, मतलब गर्म रहेगा, तो क्या होगा ये आपका जो है आपका एयर के अंदर राइज करेगा, एयर के अंदर क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। और जो है स्ट्रेटोस्फेयर को जो है वहाँ पे जो है हार्म करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर को क्या करेगा वहाँ जाके हार्म पहुंचाएगा। सच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम इज कॉल्ड सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, okay। Next one is inversion। If the temperature above the surface of the earth increases with the increase in the height, this condition is termed as inversion condition। inversion condition क्या होगी, जो आपकी नॉर्मल कंडीशन अगर उससे उल्टी उल्टी कंडीशन हो रही है, मतलब हाइट अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तब वो कंडीशन क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन कंडीशन, inversion condition। The rate at which temperature increases with the increase in the height is called negative lapse rate, because in this case the temperature is increasing, so the lapse rate will be called as your negative lapse rate, negative lapse rate, ठीक है। Inversion also exists if high pressure region is surrounded by the low pressure region, that is anticyclone के केस में, एंटीसाइक्लोन जो होता है आपका, तब भी आपका जो है इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब बात करूं मैं आपसे कि प्लूम्स और स्टैक्स क्या होते हैं। सपोज ये आपकी कोई चिमनी थी, ठीक है, सपोज ये कोई चिमनी है जहां से आपका जो है एयर पॉल्यूटेंट निकल रहा है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टैक, दिस इज कॉल्ड स्टैक, एंड द गैसेस इवॉल्व्ड इन दिस इज कॉल्ड एज प्लूम, ठीक है। अब इस प्लूम की शेप कैसी रहेगी, ये कोनिंग रहेगा या फिर जो है ये फ्यूमिगेटिंग रहेगा, नॉर्मल लेयर आएगी, उसके ऊपर जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्लूम्स आर
defined. 7 types of plumes are defined. ठीक है, तो सारे प्लूम्स जो है हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात करूँ आपसे द लूपिंग प्लूम. द लूपिंग प्लूम इज वन in which environmental lapse rate is greater than your adiabatic lapse rate. ठीक है, this type of plume is observed in super adiabatic environment. तो मैंने आपको बताया कि जब आपका environmental lapse rate is greater than adiabatic lapse rate रहेगा तब क्या होगा, आपका super adiabatic condition रहेगी. super adiabatic condition prevail करेगी. ठीक है, and is characterized by the rapid downward mixing which requires the higher stacks to avoid these interference in the atmosphere. जो आपका लूपिंग प्लूम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो इसका मिक्सिंग है वो आपका लोअर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस से ना हो, उसके लिए क्या करेंगे हम, द हाइट शुड बी केप्ट ऑफ हाई वैल्यू. द हाइट शुड बी केप्ट ऑफ द हाई वैल्यू. दिस इज योर लूपिंग प्लूम. सेकेंड बात करूँ मैं, if your environmental lapse rate, that is the temperature decrease of the environment with the increase in the height, is equals to your adiabatic lapse rate, that is the temperature decrease of the partial of the air with the height is equal, then this type is called neutral plume. इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्लूम बोलते हैं. तो ये आपका स्टैक हो गया इस तरीके से. यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आपका प्लूम निकल गया जो बिल्कुल आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा. दिस इज कॉल्ड योर न्यूट्रल प्लूम. ठीक है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्टिकल अपवर्ड राइज ऑफ द पॉल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसका क्या होगा, वर्टिकल राइज होगा तो जो है आपका एनवायरनमेंट में मिक्सिंग इसका कम होता है. नेक्स्ट इज योर कोनिंग प्लूम. व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन एडियाबैटिक लैप्स रेट. व्हेन एडियाबैटिक लैप्स रेट इज मोर मींस जो आपका पार्सल ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा एज कम्पेयर टू योर एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है. तो क्या होगा, जो आपका एयर पार्सल है वो आपका जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन. ठीक है, इसको हम स्टेबल कंडीशन भी बोलते हैं. एंड विंड वेलोसिटी इज जनरली ऑब्जर्व्ड अराउंड 32 किलोमीटर पर आवर देन सच टाइप ऑफ प्लूम्स इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से शेप होता है. जो आपका प्लूम आता है वो एक कोन की तरह निकल के आता है, कुछ इस तरीके से निकल के आता है. और जो आपका पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो इजीली आपके जो है एयर के अंदर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. सच टाइप ऑफ प्लूम इज कॉल्ड कोनिंग प्लूम. इसको हम बोलते हैं कोनिंग प्लूम. सबसे पहले हमने देखा आपका कोनिंग प्लूम, सबसे पहले देखा हमने आपका लूपिंग प्लूम, फिर हमने देखा न्यूट्रल प्लूम एंड देन हमने बात करी कोनिंग प्लूम. ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैनिंग प्लूम की. दिस टाइप ऑफ प्लूम इज फाउंड इन इन्वर्जन कंडीशन. जब आपका इन्वर्जन कंडीशन होगा मतलब जो टेम्परेचर है आपका इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन द हाइट अबव द अर्थ सरफेस इंक्रीज. सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड इन्वर्जन कंडीशन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लूम इज फाउंड इन इन्वर्जन कंडीशन एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ द पॉल्यूटेंट. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल आपका मूवमेंट होगा. ठीक है, higher stacks are needed. In this also height of this stack is kept high so that the mixing of the pollutant with the environment should not take place. ठीक है, this is called your fanning plume. This is your fanning plume. Next है आपका lofting plume. This type of plume is observed if super adiabatic environment exists over super surface inversion. जब आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका हो, सरफेस आपका यहाँ पे एक इन्वर्जन आ रहा है. ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपका सुपर एडियाबैटिक कंडीशन हो तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे कंडीशन निकल के आएगी. इस तरीके से आपकी कुछ कंडीशन निकल के आएगी. इसको हम बोलेंगे लॉफ्टिंग प्लूम. ठीक है, दिस प्लूम इज कैरेक्टराइज्ड विद मिनिमम डाउनवर्ड मिक्सिंग एज इट इज रिस्ट्रेन्ड बाय द इन्वर्जन लेयर बिलो द स्टैक. जो बिलो द स्टैक है आपका उसका इसके अंदर क्या है, इन्वर्जन है, तो डाउनवर्ड मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो पाती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर लॉफ्टिंग प्लूम. नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे फ्यूमिगेटिंग प्लूम. दिस टाइप ऑफ प्लूम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इन्वर्जन कंडीशन एग्जिस्ट्स ओवर सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है इसके अंदर.
आपका ये स्टैक है, ठीक है। आपका जो है ऊपर की कंडीशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्वर्जन कंडीशन है, मतलब आपका कुछ इस तरीके से फ्लूम होगा और इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो है पॉल्यूटेंट्स मूव करेंगे एंड हेयर सुपर एडियाबेटिक कंडीशन एग्जिस्ट, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन एंड हेयर इन्वर्जन कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है। दिस इज योर इन्वर्जन एंड दिस इज योर सुपर एडियाबेटिक कंडीशन. It is worst possible plume as polluted. This is your worst plume possible. कौन सा? फ्यूमिगेटिंग. याद रखिए वर्स्ट प्लूम कौन सा होता है? फ्यूमिगेटिंग. क्यों? क्योंकि आपका जो है अबव लेयर आपका क्या है? इन्वर्जन है, तो जो आपके गैसेज हैं वो ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसी पे आपके मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपके इन्वायरमेंट में कभी भी एस्केप ही नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि वो आपका जो आपकी जो हेल्थ ऑफ द पीपल प्रेजेंट रिजाइडिंग ओवर दैट लेयर ऑफ द सरफेस, तो उसको जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज योर ट्रैपिंग प्लूम. ट्रैपिंग प्लूम के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ प्लूम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट ओवर एंड अंडर द सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे ऊपर भी आपका जो है इन्वर्जन कंडीशन होता है और नीचे वाली लेयर के अंदर भी इन्वर्जन कंडीशन होता है और इसके बीच में आपका जो है सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होता है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होता है। नीचे भी इन्वर्जन है और ऊपर भी जो है आपकी इन्वर्जन की कंडीशन जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इन दिस केस पॉल्यूटेंट आर ट्रैप्ड इन बिटवीन द टू इन्वर्जन लेयर, हेंस इट इज टर्म्ड एज ट्रैप्ड प्लूम. क्लियर है ये चीज? सबसे पहले हमने बात करी आपकी कोनिंग प्लूम की, ठीक है। उससे पहले हमने बात करी थी लूपिंग प्लूम की, न्यूट्रल प्लूम की, कोनिंग प्लूम की, फिर मैंने बात करी आप लोगों से फैनिंग, लॉफ्टिंग, फैनिंग, लॉफ्टिंग, फ्यूमिगेटिंग एंड ट्रैपिंग प्लूम, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया था? अगर आपको सातों के सातों एक साथ याद करने हो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक। आप इसको चाहे तो कैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने इसको कैसे याद किया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। L&T is the very biggest company of the construction field. L&T FCFL, L&T FCFL, इस तरीके से मैंने याद किया था। L&T is your biggest company for CFL. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, whereas the L&T has no link with the formation of CFL, but still for the remembering of this type of various plumes, अगर आपसे पूछ ले आपके एग्जाम्स के अंदर, जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ ले कि राइट डाउन ऑल टाइप्स ऑफ प्लूम्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एक या दो टाइप के प्लूम्स हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, चाहे हमने कितनी भी रिवीजन कर रखी हो, लेकिन अगर हमें इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो उससे क्या है हमें ध्यान रहेगा। याद रखिए L&T फॉर CFL, L&T फॉर CFL, L से याद होगा फॉर लूपिंग, N से न्यूट्रल, T से ट्रैप्ड, F से फ्यूमिगेटिंग, फिर आपका CFL दैट इज C से आपका कोनिंग, F से आपका हो जाएगा फैनिंग और L से हो जाएगा आपका लूपिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सारे टर्म्स याद रखिए कौन कौन से होते हैं, आपको अगर इनिशियल पता लग जाएगा तो आप जो है एग्जाम के अंदर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में आपको नाम से पता लग जाएगा कौन सा है। ट्रैपिंग है तो ट्रैप होगा, फ्यूमिगेटिंग इज द वर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब क्या होगा ऊपर के अंदर इन्वर्जन है नीचे सुपर एडियाबेटिक है, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट जो आपने फैनिंग देखा था, ठीक है। और फैनिंग क्या होता है? आपका इन्वर्जन कंडीशन होती है उसके ऊपर आपका जो है फैनिंग होता है। इसी तरह लॉफ्टिंग प्लूम, लॉफ्टिंग प्लूम के अंदर क्या होगा? बिलो लेयर इन्वर्जन एंड अपर लेयर इज द सुपर एडियाबेटिक कंडीशन। न्यूट्रल प्लूम के अंदर क्या होगा? एनवायरमेंटल लैप्स रेट विल बी इक्वल्स टू एडियाबेटिक लैप्स रेट, एंड देन कोनिंग प्लूम वेरी इजी स्टेबल कंडीशन के अंदर, एंड द फर्स्ट वन वाज द लूपिंग प्लूम when there is unstable condition, that is super adiabatic condition present in the environment. Height of this stack will be taken very high so that the environment does not get polluted, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए ये बात करी मैंने आप लोगों से शॉर्ट ट्रिक की, फटाफट से देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या था। जो हमने शॉर्ट ट्रिक की बात की थी दैट वाज L&T CFCL, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको कहीं पे, L&T CFCL, L&T याद रखिए L&T फॉर CFL, L&T फॉर CFL इनिशियल याद रखिए सबके, उससे क्या है आपको एग्जाम पे 7 के 7 लिखने में इजी रहेगी, ध्यान रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर वैसे ध्यान रह रहा है तो अच्छी बात है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं, पर मैंने जैसे याद किया था मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया,
ठीक है, क्लियर है ये चीज? दिस इज ऑल अबाउट योर एयर पॉल्यूशन कंसेप्ट। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने देखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज एयर पॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, और उसके अंदर जो आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो चीजें ध्यान रखिए, योर ओजोन इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एज वेल एज PAN और PBN इज ऑल्सो अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, उसके अलावा जो होगा आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सारे ऑक्साइड्स जो है आपके वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे, आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूम्स की, जिसके अंदर में 7 टाइप्स के PM प्लूम्स देखे, दैट इज योर LNTFCFL। ठीक है, बेसिक चीजें थी एयर पोल्यूशन की जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू एवरीवन। इफ एनीवन हैज अ डाउट they can comment in the comment section or they can ask in the Avinash live telegram page। ओके, यहाँ मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पे। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ solids and semi solid material released by the various activities of the communities। जो भी आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, पेपर हो गया आपका, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके मेटल्स हो गए, या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ दीज सॉलिड्स और सेमी सॉलिड कंडीशन is called as the due to the various activities of the communities is the solid waste composition। okay? इस सॉलिड वेस्ट को क्या है, हमें इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने पड़ेगा। तो डिफरेंट मेथड यूज फॉर दिस इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। सॉलिड वेस्ट ओरिजिनेटेड ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। डोमेस्टिक से जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट जो निकला उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं। और रिफ्यूज एंड दोज एमिटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्री से निकलने वाले को बोलेंगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और जो हमारे डोमेस्टिक से निकलने वाला है उसको हम बोलेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू गार्बेज, रबिश एंड एशेस। क्या मतलब होता है इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इज टर्म्ड एज रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या हो जाएगा आपका, रिफ्यूज इज बायोडिग्रेडेबल 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 वेस्ट्स इज रिफ्यूज। ठीक है, एंड रबिश किसको बोलेंगे, रबिश होगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड रबिश। और जो आपका एशेज होगा, एशेज क्या हो जाएगा आपका, इनकम्बस्टिबल रिफ्यूजेस। इनकम्बस्टिबल रिफ्यूजेस गेटिंग आउट फ्रॉम द फर्नेसेस। जो आपका फर्नेसेस से निकलने वाले ऐश जो होंगे, जैसे कि आपके एशेज हो गए, वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके एशेज के अंदर क्लासीफाई हो जाएंगे। Biodegradable domestic waste, which is termed as refuse, density of the garbage is around 450 to 900 kg per meter cube। इसी तरह बात करूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इज टर्म्ड एज रबिश। डेंसिटी ऑफ रबिश इज अराउंड 50 to 400 kg per meter cube, and incombustible refuse obtained from the furnaces is termed as ashes, and density of the ash is around 700 to 900 kg per meter। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम डिफरेंट मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा, और वो चीजें आप ध्यान रखिए, तो आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है, और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है, sanitary land filling method, in this method solid waste is disposed on the low lying area in the layer of approx 1.5 मीटर। क्या करेंगे इसके अंदर, हम लो लाइंग एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर के लेयर के अंदर हम इसको सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे डंप कर देंगे इन द लो लाइंग लैंड।
ईच लेयर इज प्रॉपरली कंपैक्टेड एंड लेफ्ट एटलीस्ट फॉर 7 days। ठीक है, 7 दिन के लिए हम उस लेयर को 1.5 मीटर के लेयर को वहाँ पे दम करके छोड़ देंगे फॉर योर एरोबिक डीकम्पोजिशन, फॉर एरोबिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, 7 डेज छोड़ दिया ताकि उसके अंदर एरोबिक डीकम्पोजिशन हो सके। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द डीकम्पोजिशन इन सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड इज बायोलॉजिकल एंड नॉर्मली टेक्स प्लेस इन 3 stages। पहले स्टेज में क्या होगा, डीकम्पोजिशन बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजिशन बाय एसिड फॉर्मर्स, डीकम्पोजिशन बाय मीथेन फॉर्मर्स। मैंने आप लोगों को जब स्लज डाइजेशन पढ़ाया था, स्लज डाइजेशन में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में आप लोगों से, तब मैंने आपको बात की थी 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात की थी। पहला था आपका एसिड फॉर्मर और दूसरा था आपका मीथेन फॉर्मर्स। ठीक है, वही केस आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आएगा। ठीक है, स्लज डाइजेशन में भी क्या था, उसके अंदर सॉलिड वेस्ट था, उसको भी हमने क्या किया था, उसको डिस्पोज ऑफ किया था, डीकम्पोज किया था। इसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको डीकम्पोज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से उसका डीकम्पोजिशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एसिड फॉर्मर आएंगे, उससे न्यू शेल्स का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो फर्दर जो है आपके मीथेन फॉर्मर्स जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसके अटैक होने के बाद क्या होगा, जो एसिड और अल्कोहल फॉर्म हुए एसिड फॉर्मर्स के साथ, वो जो है कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मीथेन गैस के अंदर। ठीक है, ये था आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग। इसकी और बात करूँ मैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस each layer is coated with a mud so as to retard the dissipation of temperature from the system which in turn speed the biological activity। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स को जो है हम मड से कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्पीड अप हो जाएगी। द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नॉर्मली कंप्लीटेड इन 2 to 12 months। ठीक है, 2 से 12 मंथ्स के अंदर, 2 to 12 मंथ्स में जो है आपका एंटायर जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम डाइजेशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सेल शुड नॉट बी लेस देन 60%। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है आपका, उसका जो है 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये बात करी मैंने आप लोगों से सैनिटरी लैंड फिलिंग की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो बची है हमारी, उसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन ईच लेयर सब्सिडाइज बाय 20 to 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। जो आपकी ओरिजिनल हाइट थी 1 या 1.5 मीटर, उससे 20 से 40% जो है आपका, वो आपका सेटल डाउन कर जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द एस्केप ऑफ द ओडर्स, सीलेंट्स में ऑल्सो भी यूटिलाइज्ड। सीलेंट्स जैसे कि रबर, एसफाल्ट, विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर बिटुमन जो है हम डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो है फोल गैसेस जो है आपकी, जैसे कि बात करूँ मैं आपसे, H2S फॉर्मेशन हो गया, या फिर आपके डिफरेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वो उससे रिलीज ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, हम सीलेंट्स निकाल देंगे। द ओनली डिसएडवांटेज एसोसिएटेड इन दिस मेथड इज फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। क्या होगा, जो आपका सॉलिड वेस्ट हमने डंप किया होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो क्या होगा, लीचेट की फॉर्म के अंदर आपका जो है यहाँ पे आपका सरफेस के अंदर घुसेगा। प्लस क्या होगा, उसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होंगी, दैट इज CH4, CO2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी गैसेस वहाँ पे इवॉल्व होंगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे वो हार्मफुल रहेगी। ठीक है, दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज, दैट इज लीचेज जनरेशन, दैट इज कार्सिनोजेनिक लिक्विड प्रेजेंट इन द सॉलिड वेस्ट get sieved through the your soil and it contaminate the soil present below the your dumping area, and further it also led to the evolution of gases such as methane and carbon dioxide, which are in turn is very harmful for the environment। okay, ये था आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी लैंड फिलिंग में बेसिक हमने क्या किया, आपका जो किसी लो लाइंग एरिया है उसके अंदर हमने जाके उसको डंप कर दिया। Second is your composting. Composting is also the biological method of disposal of refuse in which decomposition can be carried out either aerobically or anaerobically। ठीक है, composting भी जो है आपका, composting जो बात करूँ मैं आपकी, this is also a biological method of treatment, biological method which can be done aerobically या फिर anaerobically, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। अगर हम उसको एरोबिकली करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडोर प्रोसेस, इंडोर प्रोसेस। अगर हम उसको एनारोबिकली करते हैं उसको बोलते हैं हम बेंगलोर प्रोसेस।
उसको क्या बोलेंगे हम, बेंगलोर प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से है वो ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एरोबिकली कर रहे हैं तो इंदौर प्रोसेस, एनारोबिकली कर रहे हैं तो उसको बेंगलोर प्रोसेस बोलेंगे। इफ द ट्रीटमेंट इज टू बी कैरिड आउट एरोबिकली, कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ द वेस्ट इज इंश्योर्ड इधर मैनुअली और मैकेनिकली। ठीक है, मैनुअली या फिर मैकेनिकली कैसे भी करें, कंटिन्यूअस मिक्सिंग उसके अंदर करना जरूरी है। एंड इफ द ट्रीटमेंट इज टू कैरिड आउट एरोबिकली, नो मिक्सिंग इज required, no mixing is required. Why? Because we don't require any oxygen in case of your anaerobic decomposition. Okay, this is the type of composting. Now मैंने आप लोगों से बात की, द एंड प्रोडक्ट आफ्टर दैट कंपोस्टिंग इज टर्म्ड एज कंपोस्ट और ह्यूमस। जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट या फिर ह्यूमस बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ मैन्योर, एक्ट एज अ मैन्योर फॉर द इरिगेशन प्रोसेसेस। ओके, फॉर द इरिगेशन प्रोसेसेस। एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंदौर प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक कौन सा होगा, इंदौर प्रोसेस। एनारोबिक कौन सा होगा, बेंगलोर प्रोसेस। ठीक है, एरोबिक कंपोस्टिंग इज नॉर्मली कंप्लीटेड इन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका आपका हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। वेयर एज एनारोबिकली कंपोस्टिंग में टेक्स 4 to 6 मंथ्स फॉर इट डिकम्पोजिशन। जो आपका एरोबिक अगर हम करते हैं तो 2 से 3 महीने लगते हैं, और अगर वही चीज़ अगर एनारोबिकली करेंगे तो वो टाइम आपका डबल हो जाएगा, दैट इज 4 to 6 मंथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर C/N रेशियो। C/N इज व्हाट, कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो शुड बी मेंटेन्ड फॉर द ऑप्टिमम कंपोस्टिंग, बिकॉज कार्बन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपका क्या है, जो नाइट्रोजन है दैट इज अ न्यूट्रिएंट एंड द कार्बन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो C/N रेशियो हमको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मली C/N बिटवीन 30 to 50, 30 से 50 के बीच में जो आपका है C/N रेशियो, which will give you the optimum decomposition, will give you the optimum decomposition. ठीक है, when the C/N value lies between the 30 to 20, if the C/N ratio is more, नाइट्रोजन इज एग्जॉस्टेड। मतलब क्या हो गया, आपका जो है कार्बन ज्यादा है नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन इज गेट एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ द कार्बन, लीविंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकम्प्लीट। तो आपका नाइट्रोजन अगर कम है तो क्या होगा, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ वहाँ पे आपकी इनहिबिट हो जाएगी। Now, if the C/N ratio is less C is utilized prior to the nitrogen, and this leftover nitrogen reacts with the hydrogen present in the system, leading to the formation of ammonia, which for methane formers is disastrous. ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, C/N रेशियो जो कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो है उसको 30 to 40 या फिर 30 to 50 हमको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर C/N रेशियो ज़्यादा आ गया तो मतलब आपका नाइट्रोजन वहाँ पे कम है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर C/N रेशियो लेस है मतलब आपका कार्बन वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया अर्ली, एंड नाइट्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन का रिएक्ट करके क्या करेगा, अमोनिया बना लेगा, एंड अमोनिया इज वेरी हार्मफुल फॉर मीथेन फॉर्मर्स। मीथेन फॉर्मर्स के लिए क्या होगा, अमोनिया अमोनिया इज डिजास्ट्रस। ठीक है, मीथेन फॉर्मर्स को अफेक्ट करेगा, मीथेन फॉर्मर्स को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, इनकम्प्लीट डीकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, दिस इज इन द डिटेल अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। C/N रेशियो से आगे वो बढ़ ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम की बात करूं मैं, SSC JEE से लेकर आपका ESE तक, इससे आगे आपके क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। क्या होता है आपका इंसिनरेशन, थर्मल पायरोलिसिस को देख लेते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड बाय सब्जेक्टिंग इट टू द एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट हम जब प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। ठीक है, when the oxygen is provided,
then it is called incineration, and in the absence of oxygen or limited supply of oxygen, it is called thermal pyrolysis. ठीक है, it is a process in which solid waste is disposed by the subjecting it to the action of heat. This method are generally adopted if calorific value of refuse is sufficiently high. जब आपकी calorific value sufficiently high होगी तो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी को एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. सो द calorific value should be high. Okay, in thermal pyrolysis important point यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि थर्मल पायरोलाइसिस क्या होता है, पायरोलाइसिस क्या होता है, रिफ्यूज इज आल्सो सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ हीट. इसके अंदर क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट तो हम सप्लाई करते हैं, बट 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 इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट इन लिमिटेड ऑक्सीजन, सो एज टू रिड्यूस इट अप टू द चारकोल लाइक प्रोडक्ट. ठीक है, ताकि जो है वो एक चारकोल लाइक प्रोडक्ट तक वहाँ पे रिड्यूस किया जा सके. ठीक है, इसी तरह बात करूँ मैं इंसिनरेशन की. इंसिनरेशन में क्या करेंगे हम, इन इंसिनरेशन रिफ्यूज इज सब्जेक्टेड टू हीट बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इंसिनरेशन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे थर्मल पायरोलाइसिस. ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज पायरोलाइसिस एंड व्हाट इज थर्मल पायरोलाइसिस एंड व्हाट इज इंसिनरेशन. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो है आपके, दैट इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसके साथ आपका डिस्पोजल ऑफ मेथड दैट इज सीवेज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आपका खत्म हो जाएगा. पहले हमने देखा आपका लैंड फिलिंग, सेकंड देखा हमने कंपोस्टिंग, थर्ड हमने देखा थर्मल पायरोलाइसिस एंड इंसिनरेशन, उसके बाद हम देख रहे हैं बार्जिंग इनटू द सी. दिस मेथड इज सिमिलर टू द डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. जैसा हमने बात की थी, सीवेज एफ्लुएंट को क्या किया था हमने, वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज ऑफ किया था. ठीक है, ये भी आपका सिमिलर है. सीवेज की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट. सीवेज की जगह यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड वेस्ट, उसको हम क्या करेंगे, सी के अंदर यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करेंगे. ठीक है, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज शुड बी डन फार अवे इन सी बिलो द वाटर सरफेस लेवल एंड ओनली एट द टाइम ऑफ लो टाइड्स. जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इन द केस ऑफ सीवेज, जो आपका सीवेज होगा उसको हम फार फ्रॉम द शोर इन द लो टाइड रीजन एंड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर हम वहाँ पे डंप करेंगे. सिमिलरली इन द केस ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑल्सो वी डू द सेम प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड योर बार्जनिंग इनटू द सी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, नेक्स्ट इज पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग. इट इज द प्रोसेस इन विच बिगर सॉलिड्स आर ब्रोकन इनटू द लाइटर वंस which may further be disposed of any of the mentioned process. Pulverization is nothing but your आपका जो लार्ज साइज पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसको हम है जो अबव जो भी मेथड में डिस्कस किए, थर्मल पायरोलाइसिस या फिर कंपोस्टिंग या फिर लैंड फिलिंग, किसी भी मेथड से हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. पल्वराइजेशन इज बेस्ड अपॉन क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस, वेयर शेडिंग इज बेस्ड अपॉन कटिंग और टीयरिंग प्रोसेस. ठीक है, जो आपका पल्वराइजेशन है उसके अंदर क्या होगा, क्रशिंग होगा, और शेडिंग जो है आपका वहाँ पे टीयर होगा. ठीक है, लास्ट वन इज योर ऑटोक्लेविंग. ठीक है, ऑटोक्लेविंग क्या होता है, दिस इज यूज फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट. जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं हम, ऑटोक्लेव मेथड से. इसके अंदर क्या करते हैं देखिए, इट इज लो हीट थर्मल प्रोसेस in which biomedical waste is brought in contact with the steam under controlled temperature and pressure condition to carry out its disinfection. ठीक है, जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम, कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल आपका जो प्रेशर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको इन कॉन्टैक्ट ऑफ आपका स्टीम लेके आते हैं, और उससे क्या होता है, उसका डिसइंफेक्शन कैरी आउट हो जाता है. ठीक है, एंड दिस इज अबाउट योर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को मैं यहाँ समराइज कर दूँ आपके लिए. तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में हमने मेनली कौन कौन से मेथड देखे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे पर रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट वन हमने देखा लैंड फिलिंग मेथड. लैंड फिलिंग मेथड क्या किया हमने अराउंड 1.5 मीटर्स डेप्थ तक हमने जो है लो लाइंग एरिया के अंदर
आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसको डंप कर दिया, उसको हमने मड से कवर कर दिया, जिससे आपका जो है आपका गैसेस वहाँ रिलीज नहीं हो सके। एरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ उसके अंदर विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिड फॉर्मर्स एंड मीथेन फॉर्मर्स, और फाइनली आपका क्या हुआ, सॉलिड जो है वहाँ पे 20 से 40% सेटल डाउन होकर आपका डिकम्पोज हो गया और आपका वो है मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज देखा था हमने इसके अंदर, वो देखा था आपका फॉर्मेशन ऑफ लीचेट्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कंपोस्टिंग की। ठीक है, कंपोस्टिंग आपके दो तरीके से कर सकते हैं हम, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोर प्रोसेस। एनारोबिक को क्या बोलते हैं हम, बेंगलोर प्रोसेस। बेंगलोर प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर भी जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमस और कंपोस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा थर्मल पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस या फिर इंसिनरेटर। ठीक है, आपका कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर होगा तो क्या होगा, वो थर्मल पायरोलाइसिस, एंड आपका जो है इन प्रेजेंस थर्मल पायरोलाइसिस होगा, और आपका जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, इंसिनरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों की बात की बार्जनिंग इनटू द सी, इनटू सी। इसके बाद मैंने आप लोगों से बात की श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन, शेडरिंग एंड पल्वराइजेशन, और लास्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से दैट इज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इज डन फॉर द बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर देयर डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द बेसिक समरी, दिस इज द थिंग वी हैव लर्न सो फार इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का यहाँ पे दी एंड हो गया। ठीक है, क्लासेस लंबी थी, थ्योरेटिकल थी, आई एग्री, बट ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। क्यों मैंने इस क्लासेस को इतना लंबा रखा, ताकि आपके कोई भी कंसेप्ट्स आपके छूटे नहीं। ठीक है, आपको मैं सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग उसका रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाना है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, कैसे लगाएंगे 20-30 क्वेश्चंस के लॉट के अंदर। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन किया और उसका आंसर देखा, 20-30 लॉट के अंदर हम क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, कितने सही हुए वो देखेंगे, और फिर सेल्फ एनालिसिस करेंगे। अगर चीज़ें याद नहीं हुई है तो रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, क्लासेस आपने कम्प्लीटली फॉलो कर ली अगर, तो आपके क्वेश्चंस में वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम पेज दैट इज अविनाश लाइव। ठीक है, वहाँ पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अविनाश 11 कोड यूज़ करके आप कोई भी प्लस क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल सेशन के अंदर आपका जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी जो है 2 क्लासेस हो चुकी है ऑफ योर न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस भी देख लें, और आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस है वो आपको अपडेट आपको टेलीग्राम पेज पे दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी उसकी, मैं आप लोगों से, आपका जो टेलीग्राम पेज है हमारा, उस पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं हम इसको जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो गया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, और जो है आपकी स्पेशल सेशन भी चल रही है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं कैसे टाइम सेट होता है, मैं उस हिसाब से आपको नोटिफाई कर दूंगा इन योर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, मैं कोई भी चीज़ आपको शॉर्ट में कंप्लीट नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आपको डिटेल में यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, और जो वीडियो को है वो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ सकें। और जितने भी लोग क्लासेस यहाँ देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और जो नए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल सके। ठीक है,
चलिए, तो ये तो बात की मैंने आप लोगों से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। कुछ मैंने क्वेश्चंस जो बोले थे आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्लस के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी जो मैं प्लस के अंदर स्ट्रक्चर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपके गेट के अंदर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ईएस के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, आपके जो कन्वेंशनल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है वो चीज़। ठीक है, और जो मैं सारी चीज़ें हैं आपकी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इन द प्लस क्लासेस, इन द प्लस क्लासेस। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के शुरू करने वाले हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसे मैं आपको एज ए सिविल इंजीनियर बात करूँ तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन आ रहा है, किस तरीके से आपका मोमेंट आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपकी एक्चुअल रियल लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं। एज फार एज सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न, एवरीथिंग इज इन रियल लाइफ। जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करी मैंने आप लोगों से, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक है, तो हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स, सारे जो है आपके कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो भी बच्चे यहाँ पे ईएसई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ईएसई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई मेंस की, ठीक है, वो भी वहाँ पे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि मैं चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेंस में आपको एज इट इज चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे और वहाँ पे आपको क्विज भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं प्लस की क्लासेस में। प्लस की क्लास एनरोल करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि गेट एंड ईएससी के चैनल पे, गेट एंड ईएससी के प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस होंगी और वो क्लासेस ज्वाइन करनी है और मुझसे कनेक्ट होना है तो आप लोग जो है कोड यूज़ कर सकते हैं अविनाश11, अविनाश11। तो आपको जो है वहाँ पे 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा और हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स। अभी मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस कर लूँगा कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपसे बात करी कि कौन से आपके कोर्सेज वहाँ चलने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और उसके आंसर कौन बताएगा, आप लोग मेरे को बताएंगे कि उसके क्या आंसर्स आएंगे। दैट ऑल क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टॉपिक्स। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेके और फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। First question is, when wastewater is disposed of into a running system, four zones are formed. In which zone one of the following zones will the minimum level of dissolved oxygen be found? ठीक है, क्या पूछ रहा है, आपके डिफरेंट जोन्स जो फॉर्म होते हैं, जोन 1, 2, 3 एंड 4, मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन किसके अंदर होगा। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, कल के क्वेश्चन, परसों क्वेश्चंस में, उसमें भी था कि मैंने आपको बताया था कौन से जोन के अंदर मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, दैट इज अप टू 0% ऑफ सेचुरेशन लेवल। 0% ऑफ सेचुरेशन लेवल तक आपका यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन रीच कर जाता है, उस जोन को क्या बोलते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए क्या आंसर आएगा। बिटवीन ए बी सी एंड डी क्या आंसर निकल के आएगा इसका। क्या आया इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज जोन ऑफ योर, जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। मैंने कल आप लोगों से बात की थी कि अगर आपका यहाँ पे मैं आपके सैग कर्व की बात करूं, सैग कर्व की बात करूं तो इस तरीके से कुछ आपका सैग कर्व होता है। ठीक है, दिस इज योर सैचुरेशन ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑक्सीजन, और ये 4 लेयर्स के अंदर, 4 जोन्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट जोन इज योर जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। सेकंड इज योर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन इन विच द ऑक्सीजन रीचेस टू द 0% वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट द जोन ऑफ रिकवरी एंड लास्ट पार्ट इज योर जोन ऑफ क्लियर वाटर।
So the minimum oxygen level will reach when the zone is zone of active decomposition. Zone of active decomposition will be the correct answer. That is your option B is the correct option. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स प्राइमरली ड्यू टू? दिस इज नॉट ड्यूर, दिस इज ड्यू टू. ओके, यूट्रोफिकेशन का रीजन क्या है? यूट्रोफिकेशन का रीजन क्या है? फटाफट से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक इज इंक्रीज्ड. मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था कि यूट्रिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द वेरियस एग्जाम्स. तो बता दीजिए यूट्रिफिकेशन का प्राइमरी रीजन क्या होता है? क्या आंसर निकल के आया इसका आपका? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मैंने आप लोगों से बात की थी, जब आपका जो लेक है उसके अंदर क्या होगा, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि द ग्रोथ ऑफ एल्गी और प्लैंक्टन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज इंक्रीज्ड इन द केस ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर. क्या होगा आपका एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, तब क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक इज इंक्रीज्ड व्हिच लेड टू द यूट्रिफिकेशन ऑफ योर लेक. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स इन द रिवर वाटर इंडिकेट्स? मैंने आप लोगों से जब बात की थी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ऑर्गेनिक अमोनिया, फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आपका नाइट्रेट्स, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था. मैंने आप लोगों को बताया था नाइट्रेट्स की आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 0 होती है, बिकॉज नाइट्रेट्स आर वेरी हार्मफुल और वेरी हार्मफुल इन नेचर. मैंने आप लोगों से बात की जब नाइट्रेट्स का जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 45 मिलीग्राम्स पर लीटर. सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखाई हुई हैं, सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रेजेंट मिल जाएंगी. नाइट्रेट्स की लिमिट होती है 45 मिलीग्राम्स पर लीटर. और व्हेन द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इज प्रेजेंट देन विच डिजीज इज कॉल्ड? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फटाफट से कि विच डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा होगा, पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी डिजीज होगी. वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था. क्या बोलते हैं उस डिजीज को, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए क्या आंसर निकल के आएगा. मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, और आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का. नोट्स नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे. ठीक है, सिंपल. देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, नाइट्रेट्स आपका एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या होगा आपका पास्ट पॉल्यूशन ऑफ वाटर होगा. पास्ट पॉल्यूशन आपका क्या होगा, ओल्ड पॉल्यूशन होगा, तब आपका नाइट्रेट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. क्यों? क्योंकि नाइट्रेट्स इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो ओल्ड पॉल्यूशन होगा तभी आपका जो है वहाँ पे नाइट्रेट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोलता है. सीवेज सिकनेस इज रिलेटेड टू. सीवेज सिकनेस की मैंने आप लोगों से 2 दिन पहले भी बात की थी, और आज भी देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि बार बार ईएसई के अंदर पूछा गया है, ईएसई के अंदर पूछा गया है, एसएससी के अंदर पूछा गया है. तो बता दीजिए फटाफट से सीवेज सिकनेस क्या होगा. ठीक है, क्या होगा मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. इनको अभी भी नहीं पता है तो दे नीड टू रिवाइज ऑल द थ्योरी पार्ट फर्स्ट. ठीक है, मैंने आप लोगों से चीख चीख के डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि सीवेज सिकनेस क्या होता है, सीवेज सिकनेस का मतलब क्या होता है, सीवेज सिकनेस. ठीक है, उसका मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, तभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सीवेज सिकनेस क्या होता है. तो मुझे बता दीजिए फटाफट से सीवेज सिकनेस का आंसर क्या निकल के आएगा.
Sewage sickness is what? Sewage sickness is defined as the clogging of pores in the soil due to excess application of sewage leading to the obstruction of land aeration, thereby leading to the septic condition in land. ठीक है? This is what sewage sickness is called. ये clogging of the pores in the soil due to excessive application of the sewage. ठीक है? This is your sewage sickness. Next is सीवेज सिकनेस अगर देखिए बार बार पूछा गया है, मैंने आप लोगों से उस टाइम भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। व्हाट इज सीवेज सिकनेस, सीवेज सिकनेस क्यों होता है, सीवेज सिकनेस क्या होता है, 5 बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, सीवेज सिकनेस अकर्स when voids of the soil clogged due to continuous application of sewage on a piece of land. ठीक है, this is due to the clogging of the voids present in the soil. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्या होते हैं, या फिर आपका जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है वो किस नेचर का होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। मैंने आप लोगों से ये भी डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने आपसे बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, एल्गी और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में, और एरोबिक और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में आपके 2 टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बता दीजिए। क्या आया इसका आंसर आप लोगों का, द करेक्ट आंसर इज, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता दिया, एरोबिक एंड एरोबिक बोथ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट, सो दिस इज कॉल्ड अ फैकल्टेटिव बॉन्ड्स। फैकल्टेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज फैकल्टेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द फॉलोइंग आर द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन, grit screening, grit removal, then secondary sedimentation. When only preliminary treatment is to be given for sewage, select the required treatment process including their correct sequence from the codes given below. आपसे पूछा है कि डिफरेंट आपको पैरामीटर्स दे रखे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट मेथड दे रखे हैं, आपको बताना है कि आपको सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है सीवेज को, ओनली प्राइमरी ट्रीटमेंट नीड टू बी गिवन, ओनली प्राइमरी ट्रीटमेंट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड। तो इस केस में कौन कौन से हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा उसको हमको बताना है। क्या होगा इसका आंसर, मुझे फटाफट से बता दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, बता दीजिए क्या आंसर आएगा इसका। फिर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सम कंसेप्चुअल थिंग इज देयर, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा हमसे, ठीक है, तो अगर प्राइमरी पूछ लिया सेकेंडरी तो आ ही नहीं सकता, प्राइमरी पूछा हमसे तो सेकेंडरी तो आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, ये प्रोसेस आपका आएगा ही नहीं, क्यों, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा हमसे सीवेज का, ठीक है, सेकेंडरी नहीं आ सकता, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सिंपल आपको पता ही है, सबसे पहले आएगा आपका स्क्रीनिंग, मैंने आपको पूरा फ्लोचार्ट बताया था इसका, स्क्रीनिंग के बाद आएगा आपका ग्रिट रिमूवल और फिर आपका आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, PST, दिस इज द प्रॉपर स्टेप। तो पहला क्या हो गया आपका 2 ग्रिट रिमूवल, दैट इज 3 एंड देन 1, तो 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनका सही आंसर आ गया वेरी गुड, बट जिनका नहीं आया है वो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, अ ग्रिट चैम्बर ऑफ डायमेंशन
12 meter by 1.5 meter by 0.8 meter liquid depth has a flow of 720 meter cube per hour. Its surface loading rate and detention time is surface overflow rate और your detention time की वैल्यू ये हमसे पूछी है। सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या निकल के आ जाएगा और डिटेंशन टाइम क्या निकल के आएगा, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए। सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या हो जाएगा, दिस इज योर डिस्चार्ज, इट इज क्यू डिवाइड बाय बी इंटू एल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज हमको देखा है 720 मीटर क्यूब पर आवर और आपका विड्थ इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.5। ठीक है, और आपका डिटेंशन टाइम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम दैट इज 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 डिवाइड बाय डिस्चार्ज दैट इज 720 और ये कितना आ जाएगा आवर्स के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर और ये निकल के आएगा 1/50 आवर्स या फिर 1.2 मिनट्स। तो आपका सरफेस ओवरफ्लो निकल के आएगा 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर एंड योर डिटेंशन टाइम इज 1.2 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a fresh sludge has moisture content of 99.9% and after thickening its moisture content is reduced to 96%, the reduction in volume of the sludge। ठीक है, इनिशियल हमको वाटर मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है दैट इज 99.9% एंड आफ्टर योर sludge water reducing the moisture content reduced to your 96% value। तो जो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम कितना निकल के आएगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बता दीजिए, आपको फॉर्मूला इसका ध्यान होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। क्या फॉर्मूला था आपको ध्यान होगा इसका, मैंने स्लज डाइजेशन के अंदर आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ याद रहे ना रहे आपको ये जो है फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, V1 into that is initial volume into 100 minus P1 that is your moisture content is equal to V2 that is final volume into 100 minus P2 that is your final moisture content। initial volume अगर V1 है 100 minus your initial moisture content that is 99.9% is equals to V2 into 100 minus 96%। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.1 V1 इक्वल टू 4 V2, तो V2 इज इक्वल्स टू 0.1 V1 डिवाइड बाय 4 या फिर आपका कितना आ जाएगा V1 डिवाइड बाय 40। ये आपका आ गया V2, मतलब द वॉल्यूम आफ्टर द रिडक्शन इज इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय 40। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना हो हमको, परसेंटेज रिडक्शन निकालना होगा तो कितना आ जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाय V1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा V1 डिवाइड बाय 40 माइनस V1 अपॉन V1, दिस विल इक्वल्स टू 39/40। परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ये देखिए इंटू 2.5 ये निकल के आ जाएगा आपका 97.5%। मतलब परसेंटेज रिडक्शन कितना आ गया आपका 97.5%, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या याद रखना है हमको, ये फॉर्मूला याद रखना है दैट इज 100 into 1 minus 100 V1 into 100 minus P1 is equal to V2 into 100 minus P2 and this will give you the value of the final volume। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रीटमेंट यूनिट हैज अ पार्शियल फ्लूम। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सी यूनिट के अंदर हम पार्शियल फ्लूम यूज करते हैं। ठीक है,
कौन सी यूनिट के अंदर करते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ए, बी और सी और डी में से, ठीक है। क्या निकल गया है आपका आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था जब ग्रिड चैम्बर हम यूज करते हैं, ग्रिड चैम्बर के अंदर क्या होता है, आपकी वेलोसिटी इज ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। हम क्या करते हैं वहाँ पे फ्लो इक्विलाइजेशन चैम्बर यूज करते हैं, फ्लो इक्विलाइजेशन चैम्बर वहाँ पे यूज करते हैं। आपका जो अगर ग्रिड चैम्बर अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है, तो हम वहाँ पे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल या फिर सूत्रोवियर यूज करते हैं, ठीक है, सूत्रोवियर यूज करते हैं। वहीं अगर पैराबोलिक शेप का होता है तो हम वहाँ पे पार्शियल फ्लूम यूज करते हैं। सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है नोट्स के अंदर, सब कुछ लिखा हुआ है, जिन्होंने रिवाइज किया हुआ है वो यहाँ पे क्लियरली आंसर दे पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रिड चैम्बर, ठीक है। चलिए, ये मैंने बात करी आपसे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज your question number 11. In which of the following test is the organic matter in the wastewater used as food by the microorganism? ठीक है, आपका ऑर्गेनिक मैटर कौन सा यूज करता है इसके अंदर एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका जो है एज अ फूड यूज करता है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको कौन सा मेथड होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बता दीजिए क्या इसका आंसर निकल के आएगा आप लोगों का, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं सारे, आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको जो भी यहाँ पे क्लास में डिस्कस किया गया उसी के बेस्ड पे आपके सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर देखने को मिल रहा है जो भी हमने यहाँ पे क्लास में डिस्कस किया था उसी के अराउंड आपके जो है क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। मैंने आपसे जब बात की थी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बी और डी, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Next is the question number 12. The function of the algae in an oxidation pond is, आपका जो एल्गी का क्या फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर वो बताना है। क्या आंसर होता है उसका, क्या ऑप्शन, क्या उसका फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया था एल्गी और आपका जो है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। एल्गी क्या करता है, एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके वो क्या करता है, उसको बायोमास के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस बायोमास इज यूज्ड बाय द एल्गी एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या हो गया, to provide oxygen for the bacteria to degrade organic matters, that is option B is the correct option, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसका करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट वन द ट्रीटमेंट यूनिट्स विद द टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आप मैच करना है यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इससे आपको यहाँ पे मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। क्या आपका करेक्ट आंसर आया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट से बता दीजिए,
ठीक है। ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है आपका? ट्रिकलिंग फिल्टर इज एन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन 4। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है आपका? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन 3। ऑक्सीडेशन डिच के अंदर क्या होता है? एक्सटेंडेड एरेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड एरेशन, दैट इज ऑप्शन 2। और ऑक्सीडेशन पॉइंट के अंदर क्या होता है आपका? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, तो ऑप्शन 1। क्या आ गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस? 4, 3, 2 एंड 1, that is your option 4, 3, 2, 1, that is option D is the correct option। ठीक है। ऑक्सीडेशन डिच के बारे में अगर आपको ध्यान नहीं भी रहे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये तीन भी बताएं, ठीक है, तो आप फिर भी आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए, if the moisture content of the sludge is decreased from 98 to 96%, P1 आपका 98% है और P2 आपका जो है यहाँ पे 96% है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्लज इज डिक्रीज्ड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्लज इज डिक्रीज्ड बाय व्हाट अमाउंट, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या आंसर निकल के आया मुझे फटाफट से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। क्या फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर? V1 इंटू 100 माइनस P1 इज इक्वल्स टू V2 इंटू 100 माइनस P2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल वॉल्यूम। हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है, हमको मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज दे रखी है। इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 मैंने एज्यूम कर लिया, 100 माइनस इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट इज 98%, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और 100 माइनस P2 इज योर 96। ठीक है, कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ V1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, तो V2 इज V1 डिवाइड बाय 2, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्लज कितना डिक्रीज हो गया आपका? बाय 50%, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A sludge has 100 cubic meter of volume when its moisture content was 95%. What could be its volume if its moisture content changed to 90%? वेरी इजी क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला में डिपेंडेंट है। फटाफट से इसका आंसर निकाल के मुझे बता दीजिए। तो क्या आपका आंसर निकल के आया? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। सेम फॉर्मूला यूज करना है हमको, दैट इज V1 इंटू 100 माइनस P1। जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था तब मैंने आप लोगों को कहा था कि स्लज डाइजेशन के अंदर और कुछ याद ना रहे, आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, बैक टू बैक ईयर्स के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपके एसएससी के अंदर। ठीक है, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 100 माइनस P1 आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट दैट इज 95%। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम पूछा हमसे व्हेन द फाइनल मॉइस्चर कंटेंट इज 90%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 500 इक्वल टू V2 इंटू 10, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 50 क्यूबिक मीटर। फाइनल वॉल्यूम विल बी द 50 क्यूबिक मीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, this is the same formula we are using for the last 3 questions, very easy formula, very conceptual formula and very important formula, frequently or repeatedly asked in the previous year questions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया बेंगलोर मेथड
एंड इंदौर मेथड ऑफ डीकम्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट आर। ठीक है, ये बात कर रहा है आपकी बेंगलोर मेथड की, बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, सेम होते हैं, डिफरेंट होता है, कैसे होता है, वो मेरे को आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। क्या आंसर निकल के आया मुझे फटाफट से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका आइडेंटिकल, वेदर बेंगलोर एंड इंदौर मेथड आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज एन anaerobic method, different as Bangalore method does not contain human excreta, and different as Bangalore method is an incineration method। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कंपोस्टिंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप की कंपोस्टिंग होती है। फर्स्ट वन इज योर एरोबिक, that is in presence of oxygen, and second is your anaerobic, that is in absence of oxygen। aerobic method को हम क्या बोलते हैं, इंदौर मेथड, एंड anaerobic method is called बेंगलोर मेथड। ठीक है, तो आपका जो मेथड है वो तो सेम है, बट दीज टू प्रोसेसेस आर नॉट सेम। ठीक है, as Bangalore method is different because it is an anaerobic method, the correct option is option B, these two are different as Bangalore method is an anaerobic method। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर योर 16 था लास्ट, मैंने गलती से उसको 22 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर आया मुझे बता दीजिए फटाफट से। Which of the following terms correctly describe as biomagnification? What is biomagnification? बायोमैग्निफिकेशन देखिए क्या होता है, सपोज आपका कोई फूड चेन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, वो तीसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, वो चौथा ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है। सपोज इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका एक पॉइजनस एलिमेंट मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्योंकि जो आपका 2 नंबर का आपका ऑर्गेनिज्म है उसने उसको ईट कर लिया, क्या होगा उसके अंदर भी मरकरी प्रेजेंट हो जाएगा। 3 नंबर ने 2 को ईट कर लिया, उसके अंदर भी मरकरी हो जाएगा प्रेजेंट, और 4th के अंदर भी मरकरी प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि उसने 3rd टाइप के आपका जो प्रेजेंट था उसको भी यहाँ पे ईट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ थिंक क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के अंदर आपका आता है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ये टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो बायोमैग्निफिकेशन इज व्हाट, concentration of toxic materials in the food chain, that is option D is the correct option। जो आपका टॉक्सिक मटेरियल है वो आपका फूड चेन के अंदर आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, मरकरी के प्रेजेंट होने से क्या होता है, मीना माटा डिजीज होती है, मीना माटा डिजीज होती है। ठीक है, चलिए, और कहाँ मिलता है ये मरकरी, हमको जनरली फिश खाने से हमारी बॉडी के अंदर मरकरी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, बायोमैग्निफिकेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स इन द फूड चेन। ठीक है, तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच वी डिस्कस्ड, और यहाँ पे आपका जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 भी आपका जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। मैंने आप लोगों से सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कोई भी टॉपिक मैंने आपका यहाँ पे लेफ्ट नहीं होने दिया। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर आपको, अगेन मैंने आप लोगों को बता दिया, यू कैन डिस्कस इट ऑन माय टेलीग्राम पेज, दैट इज अविनाश लाइव। ठीक है, वहाँ पे आप लोग मुझसे जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो आप सॉल्व करके मुझे आंसर बता देंगे। ठीक है, अविनाश लाइव पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, और वहाँ पे आप जो है
मुझसे कोई भी डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 भी फिनिश हो गया और हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टोटल यहाँ पे फिनिश कर दिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर इरिगेशन। कब स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लूँगा इन दिस टेलीग्राम पेज। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई भी दिक्कत आया आप लोगों को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू जस्ट पोस्ट इन द योर डिस्कशन फोरम और मैं जो है उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे फिनिश हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और मैंने आप लोगों को प्लस क्लासेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 22 ऑफ अप्रैल से जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो है स्पेशल क्लासेस जो है आपकी चल रही हैं दैट इज़ योर ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके अंदर मैं आपसे न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन द गेट एंड ईएसी। ठीक है, आपको कोई भी प्लस को सब्सक्राइब करना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। यू कैन यूज माई कोड अविनाश 11 एंड कनेक्ट विद मी ऑन द प्लस। अविनाश 11 कोड यूज कीजिए और आपको 10% इंस्टेंट ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर द प्लस क्लासेस। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत आता है मुझसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो भी कंटिन्यूसली जुड़े रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों की वजह से जो है हमारा एफर्ट यहाँ पे वेस्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, इस पूरे एफर्ट को जो है आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो है मैक्सिमम लोग इसको यूज़ उठा सकें। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली in this period of lockdown and pandemic thing that is going on in the country that is due to your coronavirus outbreak. Okay, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, आइसोलेट रहिए और तैयारी जारी रखिए। जल्दी हम वापस मिलेंगे इन द यूट्यूब चैनल विद द कोर्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग इन डिटेल विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे आपके जो है प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेशल क्लासेस में लाइव एंड इन योर प्लस क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस लाइव। ठीक है, सी यू देयर। आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिए, वहाँ पे हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाकी सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर रिविजन्स। कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इन द टेलीग्राम पेज। ठीक है, चलिए, थैंक यू।